हेलो गाइस। सो ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम। सो एक बच्चे का कमेंट आया था, पर्सनली मैसेज भी आया। उसने कहा कि एक एसएससी सीजीएल की सीरीज चला दो 2025 को टारगेट करके। तो वही है, 2025 को टारगेट करके एक सीरीज चलाई हमने। ये किस किस के लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जिनको एग्ज़ाम देना है एसएससी सीजीएल, या फिर आप मान के चलो। अच्छा, ये सारे के सारे एग्जाम आपको 2025 में हेल्प मिलेगी इससे। 2025 में सीजीएल ले सकते हो आप, सीपीओ सेम प्रोसेस है, स्टेनो दे सकते हो आप, उसमें हेल्पफुल रहेगा आपका 25 का। और एक और था स्पेशल, CHSL। ठीक है। अदर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आप उसके लिए आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और इसके चैनल से जुड़ने के लिए और मोर फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आई विल डिस्कस सोल पेपर 2020, एमबी पब्लिकेशन से लिया है। और मैं आपको 2020, 2021 एंड 2022 एंड 2023 एंड 2024 एसएससी के जितने भी एग्जाम है, यदि हमें एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, 100% क्रैक करना है और 100% एक्यूरेसी रखनी है इंग्लिश में। इंग्लिश में छोड़ो, आपको ईच सब्जेक्ट, आपको किसी भी सब्जेक्ट में यदि एक्यूरेसी रखनी है 100%, तो फिर आपको उसके लास्ट 5 ईयर्स, कितने, लास्ट 5 ईयर्स मिनिमम, लास्ट 5 ईयर्स आपको उसके प्रैक्टिस सेट, फिर मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। आप लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस लगा लो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, देन कंफर्म कि आप एग्जाम भी क्रैक करोगे अच्छे से, अच्छे नंबर्स के साथ, और आप श्योर है कि आप 100% सिलेक्शन ले लोगे। ओके, सो हम बात करते हैं इसकी, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो हमको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ मेन चीज है, टाइम कम लगाना है भाई एग्जाम। इडियम क्या है, इडियम्स बताना है हमको, इडियम क्या होता है। इडियम आपको पता होगा भाई, इडियम्स होता है, एक फ्रेजेस होता है, इडियम भी बोलते हैं इनको और फ्रेजेस भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह वगैरह। तो सब इंग्लिश में भी होता है, वोकैबुलरी का सेशन है। तो पहले क्वेश्चन हमारा वोकैबुलरी से है, ट्विडलिंग वंस थंब, इसका मतलब मीन्स क्या होता है इसका। यदि मैं इसके मीन्स की बात करूँ तो इसका मीन्स होता है किसी के अंगूठे को घुमाना। क्या अर्थ होता है इसका? जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है किसी के, मैं लिख रहा हूं, अंगूठे को घुमाना। ठीक है, अब तुम उसका सेम मीनिंग देख लो, आपको देखना बिल्कुल सेम मीनिंग। अब यदि मैं बात करूं, किसी का अंगूठा घुमाने का मतलब है कि बेतुका फालतू के काम करने का मतलब बोलते हैं, जिससे बोरिंग होते हो मतलब। सेम ऐसे फीलिंग हंग्री, फीलिंग हंग्री का मतलब पता होगा आपको, गुस्से वाली फीलिंग। फीलिंग सैड आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। हंग्री, एंग्री और हंग्री, हंग्री होता है भूखा, मतलब भूख वाली फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट है फीलिंग बोर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फीलिंग बोर्ड, बोर्ड है तब मतलब बोर हो रहे हो, खाली खाली समय कुछ भी करें मतलब बोर हो रहे, तो उसके लिए यूज करते हैं हमसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं मैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन को मेन चीज वो करना है, रीड, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो सब्सटीट्यूट इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूट, जिसने अंडरलाइन करके दिया, देखो पूछ रखा है अंडरलाइन सेगमेंट, तो बस आपको इतना ही करना है। द न्यूज आर, अभी क्वेश्चन है हमारा किससे, ये क्वेश्चन है हमारा नाउन के चैप्टर से। नाउन के चैप्टर से फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन है। सो द नाउन, सॉरी, द न्यूज आर ट्रू, या फिर द न्यूज इज ट्रू, क्या होगा भाई? यदि मैं बात करूँ, ऑप्शन से चेक करते चलो। यदि मैं बात करूँ द न्यूज आर, यदि मैं आर के साथ बीइंग चेक करूँ, तो आर के साथ बीइंग आता है किसमें, पैसिव वॉइस में। किसमें आता है, पैसिव में। और पैसिव वर्ब के साथ उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ऑप्शन बी विल बी द रॉन्ग आंसर। एंड देन यदि मैं इसकी बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके बाद भी बीइंग आ रहा है। अब यदि मैं द न्यूज के अकॉर्डिंग देखो, न्यूज होता है मेरा सिंगुलर नाउन, क्या होता है, सिंगुलर नाउन। अब यदि न्यूज मेरा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ मेरी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब यदि सिंगुलर वर्ब यूज है तो उसने आर ट्रू को अंडरलाइन किया है। अब आर ट्रू को अंडरलाइन किया तो मुझे आर ट्रू में एरर ढूंढनी है। आर के बाद बीइंग है या इसके बाद बीइंग है, तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं हो सकता। नो सब्स्टिट्यूशन तो हटा ही दो आप, फिर एक ही ऑप्शन है कि बता इज ट्रू। अच्छा, मैं तो बता दें, यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। ये इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है, यदि आपको इंग्लिश का बैच लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, admin@1 या फिर 2 से। वो भी आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर ही हो सकता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। नेक्स्ट है
क्या पूछा नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से OW से है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। ए पर्सन हु, वो पर्सन कौन है जो प्रेजेंट्स अ रेडियो, जो किसको रेडियो को प्रेजेंट करता है, टेलीविजन और प्रोग्राम, टेलीविजन या फिर रेडियो को प्रोग्राम, उनके रेडियो को प्रोग्राम करता है। भाई इस संबंध में रेडियो मिर्ची सुना होगा, एफएम, जो एफएम वगैरह पे बोलते हैं, एंकरिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसी पे है क्वेश्चन डिवाइड हमारा। इसका आंसर पूछा इसने, इसका क्या होगा। कॉमेडियन कौन होता है, कॉमेडियन होता है एट लाफ, कॉमेडियन होता है जो हमको हंसाता है, जो लाफिंग कराता है। एक्टर कौन होता है, एक्टर का आपको अच्छे से पता है, हीरो बोलते हो तुम एक्टर को, तो एक्टर का वैसे हिंदी मीनिंग नायक होता है। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर होता है जो डांसर को या फिर किसी एक उसको तैयार प्रिपरेशन करता है, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। क्या होता है कोरियोग्राफर, जिसको रेडी करता है, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। एंकर, यही है इसका मीनिंग, एंकर, एंकर ही होता है जो ये सब वगैरह करता है। सॉरी, एंकर क्या होगा इसका, सो एंकर इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। ये सेंटेंस चार दिए गए ना, एक पैराग्राफ की सीरीज में लगाना है, बस इतना ही पढ़ना है। इनको पैराजम्बल वर्ड्स बोलते हैं, पीके वर्ड्स बोलते हैं, एबीसीडी बोलते हैं, और एक मीनिंग और होता है इनका, वही बोलते हैं। खैर नेक्स्ट हम डायरेक्ट बात करते हैं। यदि मैं बात करूँ किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना, हमें सपोज करो हमें किसी को भी स्टार्ट करना है, अब पैराग्राफ के रूप में स्टार्ट करना है, ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। अब यदि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो देखो सारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट है कि नहीं। अब यदि सारों में ही सब्जेक्ट है तो फिर डिस्कस कैसे करेंगे हम। अब देखो उसने कहा राम इंट्रोड्यूस श्याम, नेक्स्ट आफ्टर ही कट द केक, व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। अब हमें एक बात पता चली चारों सेंटेंस को पढ़ के, कि चारों सेंटेंस में कहीं ना कहीं बर्थडे पर पार्टी का जिक्र हो रहा है, जिसमें दो कैंडिडेट है, एक राम है और एक श्याम है, दो करेक्टर है, उनके ऊपर बात हुई है। अब यदि मैं डी की बात करूँ, सपोज करो मैं ऑप्शन नंबर ए से लेता हूँ डी, यदि मैं ऑप्शन नंबर ए से लेता हूँ तो स्टार्टिंग में आता है डी, यानी डी क्या है मेरा, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र को इनवाइट किया श्याम ऑन हिज बर्थडे, किसके बर्थडे पर, श्याम के बर्थडे पर। अभी उसने राम ने श्याम, अच्छी बात है फिर ठीक है। अब डी से मैंने फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और यदि डी वाला ठीक है तो डी मेरा दो ऑप्शन में है, तो यदि डी ऑप्शन में है तो फिर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डी और ए और बी में से कोई आंसर मिल जाएगा। अब डी के बाद क्या है, बी, और बी के आफ्टर ही कट दगे, उसने बुलाया, क्या डायरेक्ट किक कर रहा होगा, नहीं भाई। यदि हम किसी को भी अपने न्यू फ्रेंड को बुला रहे तो पहले क्या करेंगे, हम पहले उसका परिचय कराएंगे। अब डायरेक्ट बी क्या है तो केक कट तो होगा नहीं, अब क्या बचा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब ए होगा, देखो कैसे, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट है सी, सी की बात है व्हेन श्याम, जब श्याम पहुंचा हिज हाउस, किसके घर पहुंचा वो, हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड, उसके क्लासमेट उससे पहले पहुंच चुके थे। एंड देन ए, राम इंट्रोड्यूस श्याम, राम ने इंट्रोड्यूस कराया श्याम टू एवरीवन एंड देन सर्व्ड स्नैक्स टू देम, और उसके बाद उन्होंने स्नैक्स वगैरह खाए। आफ्टर ही कट द केक, बाद में उन्होंने केक काटा, देम डांस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मस्ती क्यों एक लंबे समय। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या पूछा, एंटोनिम्स पूछा, किसका एंटोनिम। देखो भाई ये क्वेश्चन है मेरा वोकैबुलरी से, वोकैबुलरी में आपको इतना कम समय लेना है, यहाँ तो खैर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम लेना नहीं है आपको। अब डिलाइट, डिलाइट करता आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, डिलाइट करता क्या होता है, डिलाइट करता होता है वैसे खुशी, एक होता है डिलीजेंट, डिलीट से वर्ड याद करो, डिलीजेंट, ये आपको रिलेट करके पढ़ना है कि किसका क्या अर्थ होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ होता है प्रीशर्मी। अब डिलाइट का मतलब हो गया खुशी। अब खुशी का क्या पूछना, उल्टा पूछ रहा है, जॉय, जॉय क्या होता है, आनंद, जॉय भी तो होता है आनंद, प्लेजर सुखद होता है, गिली, गिली होता है उदास होना, क्या होता है उदास होना। देखो एक खुशी है एक उदास होना है खुशी में, और दूसरा है सोरो, ये होता है दुख, क्या होता है, सोरो मीन्स होता है दुख। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया मेरा ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, इनकरेक्टली क्या है, बस इतना पढ़ो भाई, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली स्पेलिंग छाटनी है। अब इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन सी है वो चेक करते हैं, चलो करते हैं फिर।
अंकल यूएनसीएल अंकल बिल्कुल सही है, चाचा होता है, कजिन चचेरा भाई बिल्कुल सही लिखा है, नेफ्यू भतीजा होता है बिल्कुल सही। तो एक ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी NIECE। नाइस नाइस। इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है भतीजी। नेफ्यू होता है भतीजा, और ये क्या है? इसकी भतीजी। इसको यदि मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर सेक्शन की, तो ये होता है नेफ्यू भतीजा, ये होता है मेरा जेंडर के अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट, और ये इसी का होता है फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इसने क्या, एक सेलेक्ट द वर्ड है जिसमें बिल्कुल सिलेक्ट होता होगा, सही बैठता होगा, इसमें वो वर्ड सेलेक्ट करना है। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स, क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स fill in the blank across the square all day long। अब देखो ये है क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स, across एक प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन है across the square, ऑल डिटर्मिनर हो गया, एंड देन डे लॉन्ग। अब हम इसको थोड़ा ग्रामर से लेट करके चेक करते हैं। चलो चारों की चारों वर्ब मेरी किसमें है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यानी कि उससे पहले हैज भी नहीं आ रहा है सेंटेंस में, नहीं तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिएगी। अब ये भी मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेंटेन्ड। रेक्टिफाइड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड भी होती है। फ्लो सेकंड होती है और थर्ड होती है। जैसे फ्लो की बात करूँ मैं, तो फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, लेकिन ये कुछ, एक मिनट, कुछ मिसिंग है भाई। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स अक्रॉस स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। वैसे इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, फ्लो है। वैसे इसके यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होती, तो यहाँ पे LEWE फ्लू आना चाहिए था। तो ये मिसप्रिंट है या फिर जैसा भी है, टाइपिंग की मिस्टेक है क्या है, या फ्लू आना चाहिए था। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। भाई इनमें आपको सोचना ही नहीं है कुछ, ही सेड टू मी यानी टोल्ड में चेंज होगा। इट वाज रनिंग ऑल डे, क्या है? वॉज आया हुआ है भाई, यानी क्या है? पास्ट, सॉरी वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो किस में जाना चाहिए आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाना चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो ये हेड के साथ बीन ढूंढ लो लगा के, बस हेड बीन ऑप्शन सी, बस खत्म। नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन एक्टिव वॉइस। जरा बताओ भाई, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बताओ फटाक से। एक्टिव वॉइस, इट वाज, सॉरी आई वाज गिवन अ रोबोट बाय हिम। वाज गिवन आ रहा है भाई, वाज गिवन। अब यदि वाज गिवन आ रहा है तो क्या है? ये है सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की बनी होगी पैसिव वॉइस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही जाता है मेरा वॉज वर्ब में। वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड जाता है। अब ढूंढ लो वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड कहाँ मिलेगा? अच्छा सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढ लो बस, कहाँ पे है? जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वही आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहले ऑप्शन है, ही गेव मी अ रोबोट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेन चीज अंडरलाइन, बस पूरा क्वेश्चन पढ़ने में अंडरलाइन। वार्म ऑफ, वार्म ऑफ कर बताओ कोई क्या होता है बच्चा? वार्म ऑफ कर, वार्म ऑफ का अर्थ होता है कीड़ा बाहर। वैसे तो ये उसमें यूज होता है, बेट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म। वार्म का मतलब बात को तो लाइक हॉट के यूज में किया जाता है, किसमें? हॉट में। अब हॉट का मीनिंग कहाँ मिलेगा? वार्म ऑफ नहीं, वार्मिंग ऑफ नहीं है, तो कंटिन्यूटी हो गया। नॉन इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड तो है किसी चीज की, वार्म तो ऑफ, ये हो जाएगा। सेम नहीं, कीड़ा मतलब कीड़ा खेल के उसमें जो यूज होता है उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट वॉज ऑप्शन कहाँ गए इसके भाई? इट वॉज, सॉरी, it was filled to everyone present that the patient, चेक करता हूँ कहाँ गया। would not survive would not survive immediate help was not received। खैर मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। देखो हिडन सर्वाइव किया उसने, इमीडिएट हेल्प वाज नॉट रिसीव, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। अब हिडन नेगेटिव सेंस हो गया, अनसीन नेगेटिव सेंस हो गया, अननोटिस्ड नेगेटिव सेंस, तो पॉजिटिव सेंस बचेगी। हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको उसको फर्स्ट रिव्यू लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट हमें देखना है कि उसके पहले भाग में कहाँ एरर है। जहाँ पे भी पहले भाग में एरर है हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट है कैडेंस। क्या है? कैडेंस। कैडेंस का तो बताओ कोई बच्चा, किसी का लर्न हो तो।
बताओ। वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, साइनोनिम्स बताना है। कैडेंस का अर्थ होता है रिदम। क्या अर्थ होता है? रिदम। वैसे मेरे डायरेक्ट साइनोनिम से निकल गया मुंह से, वैसे इसका हिंदी अर्थ होता है ताल। ताल को हम बोलते हैं एक और अर्थ होता है ताल का, रिजेंबल। क्या होता है? सॉरी, क्या मीनिंग होता है इसका? रिजेंबल मैं लिख दे रहा हूँ। रिजेंबल, फ्रेशनेस हो जाएगा, ताजा ताजा, बिल्कुल प्लेजर हो जाएगा, सुखद, हैबिट है, आदत होता है। इतना टफ वोकैबुलरी है नहीं इसमें, सिंपली वोकैबुलरी आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। डी फॉर देवसेना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या पूछा? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन एग्जामाइन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। An examination of a dead body to determine the causes of death। एग्जामाइन किया गया है किसको? डेड बॉडी को, टू डिटरमाइन, अच्छा जी, द कॉज ऑफ डेथ, कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई है। उसकी मृत्यु को जो एग्जामिनेशन का, सुसाइड होता है हमारा वन सेल्फ, आत्महत्या। होमिसाइड होता है नर हत्या, मानव हत्या। पोस्टमार्टम होता है जो एनालिसिस होकर और जो बॉडी आ जाती है, तो कंप्लीटली जो प्रोसेस है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। और उसका क्या? एनालिसिस। भाई टीचर क्या करता है? एग्जामिनेशन। टीचर एनालिसिस करता है किसको? एग्जाम्स को। सो सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन के साथ मैं यदि बात करूँ आपको, एब्सटेन के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है, एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन विद का यूज भी होता है, लेकिन वो अलग होता है, वो आपको मैं प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा। तो आप पैच के बारे में बाद में बात करेंगे। एब्सटेन फ्रॉम, या फिर जिसका अर्थ होता है फ्रेज करना। क्या होता है? फ्रेज करना। हमको क्या बताना है? साइनियम्स होता है, यानी कि हमको चेक करना है कि एब्सटेन का साइनियम्स क्या है। यदि मैं प्रपोज की बात, प्रपोज का उद्देश्य हो गया कुछ, रिड्यूस होगा, डिक्रीज, एक्सेप्ट हो गया स्वीकार करना। नेक्स्ट है रेफरेन। रेफरेन ही होगा भाई, क्योंकि एब्सटेन क्या है? एब्सटेन फ्रॉम या फिर एब्सटेन विद। एब्सटेन फ्रॉम होता है के लिए फ्रेज करना, और एब्सटेन विद होता है के साथ में फ्रेज करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिफ्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी फॉर कटप्पा। कटप्पा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राइट लगाते रहो जिन पर। लास्ट में मुझे बताएंगे कि इस बच्चे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, पिक करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। एंटोनिम्स बताना है किसका? बार्बरिक। अच्छा जी, ओके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का एंटोनिम्स, बार्बरिक। वैसे इसका अर्थ होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड क्या बोलते हैं? अनसिविलाइज्ड। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है मैं डायरेक्ट वही लिख दे रहा हूँ, अनसिविलाइज्ड। क्या होता है एंटोनिम्स बताने इसका? ब्रूटल होता है भंगुर, एकदम से टूटने वाला। क्रूल होता है निर्दय, और सिविलाइज्ड होता है सभ्य। ये तो इसका एंटोनिम्स बताना नाम किसको। तो बस इसका तो यही हो गया भाई, ये तो साइनोनिम्स बताया था मैंने इसका। सॉरी, ये क्या था? सिनोनिम्स। तो इसका ये हो गया। क्रूल होता है, तो क्रूल भी नहीं हो सकता। अब ब्रूटल हो गया, इनह्यूमन भी नहीं हो सकता। फिर एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए, बी। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सिविलाइज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर पढ़ते क्या है? इनकरेक्टली। क्या पढ़ते हैं? इनकरेक्टली, स्पीड से करना है इनकरेक्टली। अब यहाँ पर तो भाई कोई वो होना नहीं चाहिए, स्पेलिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो क्या है आंसर? जल्दी बताओ कौन सी स्पेलिंग गलत है? प्लेफुल बिल्कुल ठीक है भाई। कुछ बच्चों को लगता होगा डबल एल आता है, नहीं डबल एल नहीं आता है। प्लेगराइज सही है। प्लफ बिल्कुल ठीक है। एक है प्ले राइट। ये क्या स्पेलिंग? यही है मिसिंग। इसने पूछा था हमसे इनकरेक्टली स्पेल्ड द वर्ड। इनकरेक्टली बताना है ना कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। हाँ तो ये है, ठीक है। प्ले राइट, तो इसको जो सही स्पेलिंग होते हैं होते हैं प्लेफुल। सॉरी, प्ले राइट की सही स्पेलिंग होती है PLAWRIGHT, प्ले राइट, जिसका अर्थ होता है नाटककार। क्या अर्थ होता है? नाटककार। नेक्स्ट है, क्या पूछा है? वन ऑफ द एरर। बस एरर एरर है ना, तो बस एरर ढूंढो कहाँ है सेंटेंस में, ज्यादा नहीं। एरर ढूंढ के छुट्टी करो। नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ एरर कहाँ पे है, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो लेट्स मेक इट फास्ट। 17 एरर बोलो कहाँ पे है, जल्दी, जिसको पता है बताओ।
एरर कौन से पोर्शन में होना चाहिए? ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर, देखो एक बात हो, यदि आपको लगता है कि आपको हिंदी निकाल कर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो या फिर हिंदी निकाल कर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हो, तो आपका मेथड गलत है। केवल आप हिंदी निकाल कर सेंस डेवलप कर सकते हो, सेंस। लेकिन आपको यदि ग्रामर स्ट्रोंग है, यदि आपका ग्रामर स्ट्रोंग है, तो फिर आपकी चाहे हिंदी निकालना आता हो या मत आता हो, आप सिर्फ रिलेट करो, देन आंसर मिल जाएगा आपको। देखो कैसे, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड। क्या हैव बीन नोटिफाई भाई? हैव बीन नोटिफाई, कुछ याद आया? हैव के साथ बीन है, और उसमें क्या पूछा इसने? हैव बीन नोटिफाई। अब यदि हैव बीन के साथ नोटिफाई है तो वर्ब की क्या चाहिए? हैड, हैज, हैव, हैड। देखो हमेशा याद रखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हैज, हैव या फिर हैड, इनके साथ में ऑल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो कहाँ पे है, क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसमें रहा नहीं हैज हैव बीन। बस यहाँ पे क्या आना चाहिए? वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोल्यूशन के लिए, यहाँ पे नोटिफाइड क्या आएगा? नोटिफाइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उसमें भी एरर बतानी है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या एरर है भाई? बताओ, रिलेट करो, फटाफट पढ़ो और बताओ मुझे जल्दी से, बताओ बताओ। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट, आफ्टर एंटरिंग द टाउन, जैसे उसने टाउन में प्रवेश किया, सॉरी बाद में उसने टाउन में प्रवेश किया, गो स्ट्रेट एंड देन, सीधा गया, देन तब क्या हुआ? टेक शार्पेस्ट टर्न। अब देखो ये जो शार्पेस्ट है, सॉरी जो शार्पेस्ट है, ये क्या है? ये है मेरी सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अब यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो वन वर्सेस ऑल होना चाहिए। देखो डिग्री का मैं तुम्हें छोटा सा रूल बताता हूँ। यदि कोई मेरी है पॉजिटिव डिग्री, पीडी, यदि पॉजिटिव डिग्री है तो सेल्फ मान के चलो आप, क्या मान के चलिए? सेल्फ, सेल्फ एडजेक्टिव होना चाहिए। यदि कोई है मेरी कंपैरेटिव डिग्री, यदि कंपैरेटिव डिग्री है तो वन वर्सेस टू, यानी वन वर्सेस एक के साथ, एक वन वर्सेस वन लिख लेता हूँ मैं, एक के साथ होना चाहिए। यदि है मेरी एसडी सुपरलेटिव तो फिर होना चाहिए वन वर्सेस ऑल। फिर जो कंपटीशन होगा वो सबके साथ होगा। अब यहाँ सबके साथ थोड़ा ही ना हो रहा है, टाउन टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल, सॉरी मॉल। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या एरर होगा भाई? जल्दी बताओ। यदि सेल्फ के लिए है तो क्या आना चाहिए? एरर तो मिल गया, शार्प में, शार्प बस ढूंढ लो कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यदि मैं इसको ठीक करके लिखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? शार्प आ जाएगा ओनली, बस SHARP, शार्प ओनली, शार्प तेज। क्वेश्चन नंबर 19 का बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ द ब्लू क्या पूछा? एडीएम। देखो एक क्वेश्चन आया है फिर एडीएम का, बताओ एडीएम का क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है? आउट ऑफ द ब्लू, इसका अर्थ होता है सडनली। क्या होता है? सडनली, सडनली यानी कि अचानक से। अब कोई भी काम होगा अचानक से, इसको तो हम सडनली बोलेंगे ना। तो अर्थ बता दिया मैंने तुम्हें, एकदम से या फिर अचानक से। अब फटाफट इसका आंसर बता दो जी, क्या है? जल्दी से जल्दी। क्या बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू? नहीं भाई। लव्स टू वोर ओनली ब्लू कलर क्लॉथ्स, कोई मैच ही नहीं होता। कंप्लीटली ऑनेस्टली, नहीं। अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, जो हमारे साथ कोई भी अनएक्सपेक्टेडली वर्क हो जाए उसको बोलते हैं हम सडनली, और उसी को क्या बोलते हैं हम इडियम्स में? आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट, मीनिंगफुल में बताना है जंबल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताइए क्या है? शॉपकीपर नॉट एट ऑल, इट इज हार्डली अ 2 minute वॉक फ्रॉम हेयर। बॉय कैन यू प्लीज शो me the way to the post office. Shopkeeper, go straight from here and take a right turn. Boy, it is very far off from here. This sentence is you can write and depend on common sense only. ये sentence केवल common sense पर depend करता है, not a logics and techniques for grammar usage. So बताओ क्या होना चाहिए आंसर? क्या शॉपकीपर नोट है? ऐसे तो नहीं। चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार जरा। यदि मैं डी से स्टार्ट करता हूँ तो बॉय इट इज अ वेरी फार ऑफ फ्रॉम हियर, नो नो। यदि मैं सी से स्टार्ट करूँ, शॉपकीपर गोस्टेड, उसने पहले एड्रेस पूछा होगा तब तो उसने बताया होगा, नो ये भी नहीं हो सकता। बी, यदि मैं बी से स्टार्ट करूँ, बॉय कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। बॉय लड़के ने किससे पूछा होगा? कोई होगा वहां पे। कैन यू प्लीज शो मी, मुझे बताओ या मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ क्या? वे टू द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस का रास्ता
कहाँ है, फिर किधर से जाता है, वो पूछ रहा है। तो क्या होना चाहिए? बी के बाद आना चाहिए मेरा, उसके बाद शॉपकीपर ने जवाब दिया होगा कुछ, तो यानी कि ए। और बी के बाद आता है इसमें एट इज ऑलरेडी नो, ये होने का नहीं, क्या ऑप्शन नंबर सी, बस एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पहले बी आएगा, यदि पहले बी आएगा तो फर्स्ट, सेकंड उसके बाद सी आएगा, सेकंड एंड देन डी थर्ड, उसके बाद थर्ड आएगा आपका बॉय इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर, मैं काफ़ी लेट पहुंचा। और सबके बाद नोट एट ऑल इट इज़ हार्डली, हार्डली देखो हार्डली यहाँ से ग्रामर रिलेट कर लेते हैं थोड़ा, हार्डली एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज कहाँ गया? ओके मैं नेक्स्ट पेज लगा लेता हूँ, एक मिनट तो वापस मुझको, नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ मैं, 20 पेजेस हो गए ना इस